आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई 25 के बाद ये बिल पास होने के बाद लागू होगा, लेकिन पुरानी संपत्तियों का पेपर फिर क्यों मांग रहे हैं? ये चीज ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। बार बार ये लोग धोखे की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किरण रिजिजू जज को चैलेंज कर रहे हैं, अदालत को चैलेंज कर रहे हैं, और इस तरह की धमकी एक मिनिस्टर हमारे सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। कल हम सरकार में होंगे तो रिजिजू को भी यही सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। इस तरह की धमकी देना न्यायपालिका को बहुत शर्म की बात। तो खत्म करिए ना, जुडिशरी सिस्टम ही खत्म कर दीजिए। आप क्यों रखे हो इसको? आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हड़का रहे, धमका रहे, ये बहुत बड़ी बात है ना जी। अमित शाह जी ने कहा कि कोई मुसलमान के अलावा दूसरा कोई नहीं रखा, दुनिया ने सुना है। पार्लियामेंट के अंदर स्पीच है उनकी, और एक्ट जब पास हुआ तो उसमें तो दो हिंदू की बात कर दी। राम मंदिर का जब इन्होंने बनाया, ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में डीएम को रखा, लेकिन अगर डीएम हिंदू नहीं है, बाय द वे मुसलमान है, तो उप जिलाधिकारी उसकी जगह पे काम करेगा। सोचिए आप क्या सोच रखते हैं। इस तरह की सोच से अगर कोई सरकार काम करे, मैं समझता हूँ कि वो देश का लिए भला नहीं कर रही, किसी का भला नहीं कर रही। जो काली पट्टी बांध करके मुसलमान एक नमाज पढ़ लिए वक्फ बिल के खिलाफ, 40 से ज्यादा लोग, 200 लोगों को सरकार ने नोटिस भेज दिया, और खुलेआम नंगी तलवारें लहरा करके वहाँ अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही। तलवार लहराना आर्म्स एक्ट के विरुद्ध है, ये उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगना चाहिए। तो सरकार का काम है विवाद को खत्म करना, कि और विवाद को बढ़ा रहे आप। सुप्रीम कोर्ट पे 70 से ज़्यादा याचिकाएं लगी हुई थी वक्फ बोर्ड पे, और आज सरकारी वकील तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी, और साथ ही साथ वक्फ की ओर से जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी कई लोग थे जो इन्होंने अपनी दलील रखी। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इस पर सुनवाई करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जो हैं फजील अहमद हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज तो स्टे नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टीका टिप्पणी की है, क्या लग रहा है कल आप लोगों को स्टे मिल जाएगा? देखिए, सरकार इसमें अपनी इसको अपने नाक का विषय बना लिया है। ये चीज़ ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में विपक्ष की भी आवाज़ सुनी जाती है। जेपीसी में इतने सांसदों ने जो अपने सुझाव दिए, सबको निगलेक्ट कर दिया गया। पार्लियामेंट में 8 घंटा 12 घंटा की बहस हुई, उसमें जो विपक्षी सांसदों ने जो सुझाव दिए उसको भी निगलेक्ट कर दिया गया। और फिर वही काम सुप्रीम कोर्ट में। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, सबने पूरा देश सुना था कि इसमें सिर्फ मुसलमान रहेंगे, और बिल में क्या आ गया कि नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि 2 रहेंगे या 2 से ज़्यादा रहेंगे। सबसे ज़्यादा विषय ये था कि आप 2 पर स्टॉप कर रहे हैं या मिनिमम 2 रहेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। अब देखिए, सरकार कानून बना देती है। जिस तरह से 91 वर्शिप एक्ट में जब कानून बना था, तब साफ साफ कहा गया था कि किसी भी अयोध्या को छोड़ के किसी मंदिर पर या किसी मस्जिद पर कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन बाद में आपने देखा कि कितना विवाद हुआ। तो इसी तरह का हम लोग को डर है कि जो असली विवाद जो है वक्फ बाय यूजर, सरकार अभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। कभी अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर बोले कि 2025 के बाद जो प्रॉपर्टी होगी उसका हम पेपर चाहिए, तो 2025 फिर उसके बाद अब तो वक्फ बाय यूजर कोई मतलब ही नहीं है। अब तो डीड बन रही है, बाकायदा कानून बन चुका है। अब वक्फ डीड बन रही है, वक्फ करने वाले का बाकायदा आके सब कुछ हो रहा है। तो वक्फ बाय यूजर इन्होंने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा कि हम वक्फ बाय यूजर को ये कानून ही 2025 के बाद लागू होगा। लेकिन आप ये क्लियर नहीं कर रहे ना कि आप पिछले कानून से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप पुरानी संपत्तियों का पेपर मांगने का भी प्रोविजन इस एक्ट में दे रहे हैं। दोनों बात है ना। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई 25 के बाद ये बिल पास होने के बाद लागू होगा, लेकिन पुरानी संपत्तियों का पेपर फिर क्यों मांग रहे हैं आप? या उनको आप पोर्टल पर डालने के लिए क्यों बात कर रहे हैं? भाई हमारे पास असली लड़ाई तो वक्फ बाय यूजर की है ना। जब वक्फ बाय यूजर हमारे दादा परदादा कोई मस्जिद बना गए, कोई मंदिर बना गए, कोई कब्रिस्तान दे गए, तो वो तो मर गए। अब उनका पेपर तो कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। कभी हमारे देश में ऐसा हुआ ही नहीं था, तो किसी ने ध्यान दिया नहीं। अब पेपर कहाँ से मिलेगा? खुद मेरे किसी आपके भी पूरे देश के सालों जो पुराने हैं उनके कोई पेपर नहीं। देश के पैतृक संपत्ति गांव में डी के राजी पर अगर आपका घर बना है, उसका पेपर किसी के पास नहीं। दिल्ली के अंदर 90% प्रॉपर्टी के पास पेपर नहीं है। सब पावर ऑफ अटॉर्नी पे बिक्री खरीदारी सब हो रहा है। तो जब देश में एक पुरानी ऐसी समस्या, एक ऐसा मकड़ जाल बन चुका है, आप या तो पूरा ही खत्म कर दो उसको, अब से पूरा रेवेन्यू बनाओ, जो है शेरशाह सूरी के बाद छोड़ दो उसको, अब से नया रिकॉर्ड बना लो। बार बार ये लोग धोखे की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि 25 के बाद लागू होगा, दूसरी तरफ बिल में डाल देते हैं कि पुरानी प्रॉपर्टी को भी आपको पेपर दिखाना पड़ेगा या उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड लाना पड़ेगा। अच्छा, सारा 89 में कांग्रेस ने एक जियो लाया था, उसमें उस जियो के आधार पर सब प्रॉपर्टियां चढ़ी हुई हैं, कब्रिस्तान, मस्जिद, लेकिन उस पर यह नहीं चढ़ा है कि ये ज़मीन किसने वक्फ किया। बात समझिए हमारी जी। अगर हम ये प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के लिए यूज़ हो रही है, पेपर में लिख भी दिया गया, अब आप कहिएगा कि इसको किसने वक्फ किया 200 साल पहले या 300 साल पहले या 400 साल पहले, किसने वक्फ किया? इसका तो हमारे पास कोई जवाब है ही नहीं। इसी को वक्फ बाय यूजर कह रहे हैं।
कि जो हम अपने दादा परदादा के ज़माने से जिस कब्रिस्तान में दफन करते चले आए सबको, जिस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते आए, जिस ईदगाह में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है उसका। लेकिन उस संपत्ति का अगर आप कहिएगा कि इसको किसने आपको वक्फ किया, तो हम किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। फिर तो आप एक विवाद खड़ा कर रहे हैं, अदालतें भर जाएंगी, सारा काम छूट करके इसी पर भी अदालत काम करेगी। दूसरा बात यह है कि जब आप ट्रिब्यूनल, इस देश की एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जज होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो जज होता है। जब बैंक ट्रिब्यूनल है, डेफ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है और तमाम विभागों में ट्रिब्यूनल है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल को फिर क्यों ख़त्म किया? सिविल कोर्ट में तो ऐसे ही मुकदमे बहुत दुनिया का अंबार है, आप फिर उसी अंबार में आप उसको डाल करके लिंगर ऑन करके एक विवाद खड़ा कर रहे हैं, लोगों में जान माल गोलियाँ चलेंगी, आपस में विवाद पैदा होगा, कब्जे की बात शुरू हो जाएगी। तो सिविल कोर्ट के पास इतना पहले से ही बोझ है मुकदमों का, इसीलिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया कि सिर्फ वक्फ की संपत्तियों का निवारण करेगा। और कितना इन लोगों ने झूठ फैलाया टीवी पर कि वक्फ संपत्ति पर कोई भी मुकदमा आगे नहीं कर सकते, जबकि हजारों लाखों मुकदमे ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं वक्फ के लिए। फिर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि कोई मुसलमान के अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा, दुनिया ने सुना है, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच है उनकी, और एक्ट जब पास हुआ तो उसमें तो 2 हिंदू की बात कर दी। हमको हिंदू से आपत्ति नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज तो, और राम मंदिर का जब इन्होंने बनाया, ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में डीएम को रखा, लेकिन अगर डीएम हिंदू नहीं है, बाय द वे मुसलमान है, तो उप जिलाधिकारी उसकी जगह पे काम करेगा। सोचिए आप क्या सोच रखते हैं, मतलब डीएम को भी आप हिंदू मुसलमान से समझते हैं ना? नहीं तो राम मंदिर का ट्रस्ट का जब डीएम मालिक है, उसका संचालन करता है, तो अगर मुसलमान भी होगा तो काम तो वही करेगा। लेकिन वहाँ उन्होंने हटा करके कहा कि अगर डीएम मुसलमान हो गया या जैन या पारसी या बुद्धिस्ट हो गया, तो हम उस डीएम को नहीं रखेंगे, हम डिप्टी डीएम हुआ तो रखेंगे, नहीं तो दूसरा अफसर रखेंगे, लेकिन रहेगा वो हिंदू। इस तरह की सोच से अगर कोई सरकार काम करे, मैं समझता हूँ कि वो देश का लिए भला नहीं कर रही, किसी का भला नहीं कर रही। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बुद्धों को लूटा। कैसे लूटा? बीटी एक्ट 49 में जो है बुद्ध गया, पूरी दुनिया, जैसे हमारा मक्का है वैसे पूरी दुनिया के लिए, बुद्धिस्टों के लिए बौद्ध गया है, पूरी दुनिया से बौद्धिस्ट आते हैं, लेकिन उसका संचालन कौन करेगा? बुद्धिस्ट नहीं करेगा। पहले बुद्धिस्टों को लूटा, अब वही काम पूरा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो भी बुद्ध का है, उसको वहाँ जाके बुद्ध स्तुति नहीं कर सकता, बुद्ध अपनी कोई प्रेयर नहीं कर सकता, कोई भी धार्मिक कार्य उस जगह पे नहीं कर सकता। हमारे पास भी मस्जिद, मदरसे, तमाम आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मोमेंटम में हैं, लेकिन हम उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब जो काम उन्होंने बुद्धों के साथ किया, वही काम हमारे साथ करना चाह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये मस्जिद है, आप नमाज नहीं पढ़। दिल्ली के अंदर कई 100 मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ, वहाँ नमाज नहीं होती है, किन्हीं कारणों से नमाज होना बंद हो गई, लेकिन मस्जिद आज भी मौजूद है। अब उन मस्जिदों को ये कब्जा कर लेंगे, कहेंगे कि ये तो जाएंगे, विवाद होगा तो उस पर डीएम ऑर्डर कर देगा कि ये तो सरकारी संपत्ति है। अब वो मस्जिदें तोड़ी जाएंगी और वहाँ अपार्टमेंट बनेंगे या किसी न किसी चीज़ को दे दिया जाएगा। ये सब विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा देश के अंदर। और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन का भी मामला है, वो भी सुना गया। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट पर तो हमको बड़ी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। फंडामेंटल राइट की जब बात इस देश में कैसे कैसे, आप देखें वहाँ दलित को कैसे मार दिया, बोझा में जाल डाल करके। प्रयागराज में एक दलित को बोझा नहीं उठाने पर, गेहूं का बोझा नहीं उठाने पर उसी को बोझे सहित फूंक दिया उसको, आपको घटना मालूम होगी। तो फंडामेंटल राइट पर तो बड़ी हमको, यहाँ तो आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए बंदूक लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो काली पट्टी बांध करके मुसलमान एक नमाज़ पढ़ लिए वक्फ बिल के खिलाफ, 40 से ज़्यादा लोग या 200 लोगों को सरकार ने नोटिस भेज दिया, और खुलेआम नंगी तलवारें लहरा करके वहाँ अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तलवार लहराना आर्म्स एक्ट के विरुद्ध है, ये उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगना चाहिए। आप एक 6 इंच से ज़्यादा कृपाण, सिख को सिर्फ कृपाण रखने का अधिकार है, बाकी किसी को तलवार लहराने का अधिकार नहीं। वहाँ खुलेआम एक दलित सांसद लालजी सुमन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सबका नाम ले करके, सबको पकड़ करके 506 का मुलजिम बनाना चाहिए। 323, 504, 506 का मुलजिम नहीं बने वो लोग। बोलिए, किस सरकार ने उनको इतनी परमिशन दी? अगर चारों तरफ से दलित और यादव और मुसलमान भी अगर उनको घेर ले, फिर क्या कर लेंगे? विवाद खड़ा होगा ना। तो सरकार का काम है विवाद को खत्म करना, कि ना कि और विवाद को बढ़ा रहे आप। तो फंडामेंटल राइट जब कोई कहता है ना, तो हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता, हमको तो अंदर से बड़ी हंसी आती है। साहब, यहाँ पे
कब कौन किसके घुस करके घर कब्जा कर ले रहा है, लूट ले रहे हैं लोग। सरकार कहाँ कहाँ कितना, हम लोग तो आलोचना करते भी क्या लग रहा है स्टे मिल जाएगा? क्योंकि बहस तो लंबी चलेगी, आप लोग तो अभी स्टे ही चाहते हैं, और आज जो सुनवाई हुई है ऐसे में लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। जिस तरह से कल किरण रिजिजू का बयान आया और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने चैलेंज किया कि हमारे जुडिशरी जो है हमारे कार्यपालिका में दखल न दे। शायद रिजिजू को नहीं पता, हालांकि वो वकील भी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करती है पार्लियामेंट की, कि कोई भी कानून यहाँ जो बन रहा है वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं बन रहा है, या नियम के खिलाफ तो नहीं बन रहा है। इतना बड़ा CJI ने ऑर्डर कर दिया कि 20 बिल को पास कर दिया, और इस तरह की धमकी एक मिनिस्टर हमारे सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। कल हम सरकार में होंगे तो रिजिजू को भी यही सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। कल आज वो सरकार में है तो हमको यही सुप्रीम कोर्ट बचा रहा है। ये आम नागरिक की सुरक्षा करने के लिए इस तरह की धमकी देना न्यायपालिका को बहुत शर्म की बात है। सरकार को ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। आप जजेस को नहीं धमका सकते हैं, आप जुडिशरी को नहीं चैलेंज कर सकते हैं। जुडिशरी का अपना अधिकार है, अपना पावर है। प्राइम मिनिस्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को नहीं बुलाया था, तो इंदिरा गांधी क्या नहीं धमका सकती थी जज को, या वो जज का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी? यही फ़र्क है इनके में उनके में। हम लोग बार बार कहते हैं यही फ़र्क है। इंदिरा गांधी चाहती तो वो भी जज का ट्रांसफ़र कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। जुडिशरी को बचाने के लिए, दुनिया के निगाह में हमारे भारत की जुडिशरी नंबर 1 है, ये दिखाने के लिए इंदिरा गांधी हाजिर हुई अदालत के सामने। और आज यहाँ क्या हो रहा है? किरण रिजिजू जज को चैलेंज कर रहे हैं, अदालत को चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई, कार्यपालिका का नियंत्रण न्यायपालिका करती है। जब हमको थाने से इंसाफ नहीं मिलता है, जब हमको कलेक्टर इंसाफ नहीं देता, तो हम कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका में जाते हैं। तो कल आप सुप्रीम कोर्ट को जब मंत्री हड़का रहा है तो इलाके का विधायक डिस्ट्रिक्ट जज को हड़का देगा, धमका देगा। तो खत्म करिए ना, जुडिशरी सिस्टम ही खत्म कर दीजिए। आप क्यों रखे हो इसको? आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हड़का रहे, धमका रहे, ये बहुत बड़ी बात है ना जी। चलिए ठीक है सर। तो जिस प्रकार से सुनवाई आज हुई सुप्रीम कोर्ट में, और आज कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी वक्फ पे मसले पे सुनवाई होनी है, वक्फ बाई उज़र और बहुत सारी चीज़ों पे सुनवाई। तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी, और जिस प्रकार से जो मुस्लिम संगठन वो चाहते थे कि स्टे मिल जाए, लेकिन अभी स्टे नहीं मिला है। कल सुनवाई होगी। आप क्या सोचते हैं बातचीत पे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।